हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह जैसे इस बार हम मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। डीएलएड बीटीसी हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने पवन सीरीज को हमने टारगेट किया हुआ है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर प्रथम सेमेस्टर है, हम जानते हैं, ठीक है। तो हर बार की तरह हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हर बार की तरह हम जानते हैं कि हमें लघुत्तरीय प्रश्न को करना होगा सबसे पहले, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। उसके बाद आगे चल सकें, ठीक है। और अपने छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं, उनको हम आसानी से जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहले हमें अति लघु प्रश्न करनी चाहिए या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न करनी चाहिए? तो चलिए पहले अति लघु ही कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेंगे। और सबसे लास्ट में एट द एंड बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6 पॉइंट एंड 666, ठीक है। 666 का मान बताना है, ठीक है। इसको हमें प्लस करना है। जब हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जब हमारा दशमलव में यानी कि पॉइंट में वैल्यू दी जाती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, 6 के बाद हमने पॉइंट मान लिया और 0 मान लिया, ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पे ओनली 6 दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमने 6 लिख लिया, ये दूसरा नंबर जो है 0.6 कर लिख दिया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये वाला लिखना है 6.66, उसके बाद ये वाला लिखना है 6.666, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे जो हमारा डेसिमल होता है ना, इसको दशमलव बोलते हैं। तो दशमलव हमारा एक ही सीध में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे नंबर इस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं कि ये जो दशमलव वाला है, ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या इधर और दशमलव के बाद की संख्या ऐसे। तो मतलब ये इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि दशमलव हमारे एक ही सीरीज़ में हो, मतलब एक ही लाइन में हो, ठीक है। तो उसके बाद हम आसानी से जोड़ सकते हैं और 6 के बाद हम अगर 0 लगाएँ, कितनी भी 0 कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम 0 लगा लेते हैं, इसके बाद हम 0 लगा लेते हैं और प्लस कर देते हैं। का मान ज्ञात करना है, क्योंकि प्लस का साइन दिया हुआ है सब में। तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12, हासिल 1 हो जाएगा। और ये 6 3 18, 18 1 19, ठीक है। और 6 चौक 24, ठीक है, 1 हासिल बचा, 24 और 1 25, ठीक है। और ये 25 यहाँ तक आया है हमारा। और पॉइंट कहाँ होगा? ये दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25.926, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? 25.926, ठीक है। इसे हम 926 नहीं पढ़ते हैं। दशमलव के बाद की जो अंक होते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। 962, 926, इस तरह से 25.926, इस तरह से हम इसको 25.926 नहीं पढ़ेंगे कभी भी, ठीक है। तो ये वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई अगर 50 मीटर दी हुई है और उसका परिमाप 180 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आयत की लंबाई हमें 50 मीटर दी हुई है, आयत का परिमाप हमें फॉर्मूला याद है, 2 × L + B, ठीक है, इक्वल टू 180। कैसे? कि ये 180 हमारा क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है, क्योंकि ये परिमाप दिया हुआ है और बाद में हमें क्या पूछ रहा है? उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला इसको पुट कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत की परिमाप क्या होती है? आयत की परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। और परिमाप की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 180 मीटर, ठीक है। परिमाप की वैल्यू 180 मीटर रख दिया हमने। 50 लंबाई दी हुई है, तो एल की जगह पर हमने 50 रख दिया, ठीक है। बी हमें निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि हमें फिर इसका आयत भी निकालना है। आयत के लिए हम क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए, यानी कि लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। लंबाई हमें दी हुई है तो चौड़ाई नहीं दी हुई है। चौड़ाई हम इसमें से निकाल लेंगे, किसमें से? इस वाले परिमाप वाले फॉर्मूले में से, ठीक है। 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 बराबर 2 × 50 + B, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। कैसे? 50 दूनी 100 हो जाएगा और प्लस का 2B हो जाएगा। यहाँ पे 2B है ना, तो यहाँ पे प्लस का 2B हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 × 50 कितना हो जाएगा? 100, और 2 की गुना B कितना हो जाएगा? 2B, ठीक है, 2B। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इसका क्या करेंगे?
ये हमारा अलग से ही इतना बन जाता है, ठीक है। ये 180 है क्योंकि 180 दिया हुआ है। अब इसको अगर इसको इधर ले जाऊंगा मैं बराबर के साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, ठीक है, 180 माइनस 100 हो जाएगा। अब 180 में से 100 घटेगा, ठीक है, इसको घटाने पर क्या होगा, 80 बचेगा मेरा, और 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2b, 80 बराबर 2b। अब इसको 2 से 40 बार में कट जाएगा, तो 40 मीटर हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा फिर, आयत का क्षेत्रफल बी की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, ठीक है। मुझे पता चलने के बाद लंबाई की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 मीटर, और चौड़ाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 40 मीटर, ठीक है। 50 गुना 40 कर दूंगा मैं, तो क्या मेरा निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आसान है, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। आयत हमारा रेक्टेंगल इस तरह से होता है, ठीक है। अगर हमें लंबाई ये दी हुई है, चौड़ाई ये दी हुई है, तो ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई इतनी ही होगी, इसकी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई अगर इसकी इतनी है तो इधर की साइड कितनी होगी, इसकी भी लंबाई इतनी ही होगी, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये इसके अंदर का घेरा, जो एरिया है, क्षेत्रफल जो इसने घेर रखा है ये एरिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर का जो एरिया है इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। एल इंटू बी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना आप सभी। और जो दूसरा क्या है हमारा, परिमाप, ठीक है। परिमाप ये होता है हमारा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, ये होता है परिमाप, बाउंड्री जिसे बोलते हैं। तो बाउंड्री की ये जो लंबाई है ये किस तरह से निकलेगी, ये किस तरह से निकलेगी, जब हमें ये लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ये लंबाई होगी एल, ये एल हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि इन चारों को जोड़ना है हमें, ठीक है। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1L और 1L, ये क्या हो जाएगा, 2L, यानी कि 2L हो जाएंगे प्लस 2B हो जाएंगे, ठीक है। दो इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी हो जाएगा। क्या हुआ, L प्लस बी, ठीक है। दो हमने कॉमन ले लिया तो L प्लस बी बन जाता है हमारा। तो वही चीज़ हमें फॉर्मूले में दी हुई थी, ये जो परिमाप है, ठीक है। ये परिमाप दिया हुआ है L प्लस बी। आई बात समझ में कि हमारा L प्लस बी कैसे आया, 2L प्लस बी कैसे आया, ठीक है। ये हमें भूलना नहीं है अब, क्षेत्रफल का परिमाप, ठीक है, सॉरी आयत का परिमाप, ठीक है। आसान है, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है, ठीक है। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है ना, समकोण जो होता है, समकोण इसे बोलते हैं, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, समकोण। तो समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है, जो इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 30 और 60 एक दूसरे के क्या हैं, कोटिपूरक कोण हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझें, तो कैसे समझेंगे, इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि दो कोण मान लो, एक एंगल बी है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है। जब ये दो कोण हैं तो इन दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 कितना हो गया, 90 होगा, है ना। अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 20 डिग्री होगा। अगर एक 50 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। 90 बनाना है हमें दोनों को जोड़ के। तो ये क्या है, कोटिपूरक हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए अगर हमसे पूछा जाए कि 50 डिग्री कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण का मतलब जो उसको 90 बना दे, तो इसको 90 कौन बनाएगा, 40 डिग्री। आई बात समझ में, तो 50 को हम 40 में ऐड कर देंगे, या 50 में 40 का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 40 जो है हमारा क्या है, 50 का कोटिपूरक कोण है, ठीक है। मान लो कि 20 डिग्री का कोटिपूरक कोण है, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। और 70 डिग्री का पूछे तो 20 बता देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि ये दोनों जोड़ के क्या हो रहा है, 90 बना रहा है ना, तो समकोण के बराबर हो रहा है ना, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, या फिर बना रहा है। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चार अंकों की संख्या
चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। ठीक है, अब समझना है बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? मान लो कि कोई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। ठीक है, 9 को मैं 4 बार लिख दूँ तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, 4 अंकों की 9 9 9 9, अगर इससे ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा? उस पर पहुँचूँगा 10,000 पर। ठीक है, 10,000 हो जाएगी। तो सबसे मेरी बड़ी कौन सी संख्या है? 9 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की 999। ठीक है, ये दी हुई है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। ठीक है, 100 क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैं 1 मानूंगा यहाँ पे और बाद में 0 0 मानूंगा तो सबसे छोटी ही होगी ना। 100 को करूंगा तो अगर मैं 2 अंकों की पूछूं तो 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे 3 अंकों की लेनी है तो 3 अंकों की क्या हो जाएगी? 3 अंकों की हो जाएगी 100। ठीक है ना। तो अब इनका योग करना है। योग क्या करना है? योग ऐसे हो जाएगा 999, इस तरह से 1 0, इसको जोड़ देना है 99 और 9 1 10। ठीक है, और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अगला अगला क्वेश्चन है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? ये कह रहा है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी है। ठीक है, उसमें अगर 10% कम हो जाता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 घंटे बाद 10% पानी कम हो रहा है तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में जो पानी बचा है वो कितना बचेगा? यानी कि 1000 लीटर में हम 10% की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000, हमें पता चल जाएगा कितना पानी कम हुआ है। यानी कि ये कह रहा है कि 10% कम हो रहा है। ये 10% जो है कम होने की है। ठीक है, जो बाद में बचेगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, 1000 की मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँ या फिर अगर मैं 90 की मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 90 यानी कि 100 में से अगर मैं 10 घटा दूँ, ठीक है, तो 90 बचेगा। यानी कि जो पानी बच रहा है वो 90 बच रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो 90 से निकाल लूँगा। ठीक है, और मैं चाहूँ तो 100 से भी निकाल लूँगा, सॉरी 10 से भी निकाल लूँगा। 10% से पहले देख लेते हैं फिर 90 का सीख लेंगे। ठीक है ना। तो ये कह रहा है, देखो ये लिखा है ना, 1000 लीटर का 10% कितना होगा? 1000 गुणा गुणा से किया हमने। ठीक है, गुणा यानी कि 1000 लीटर का 10%, 1000 का गुणा। ठीक है, 10 का हम 10 लिख देंगे और परसेंट का क्या कर देंगे? प्रतिशत लगा देंगे। जब परसेंट का आता है तो परसेंट का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बचेगा? 100 लीटर। अब ये क्या है? ये जो 100 लीटर है ये 10% की वैल्यू है ना। 100 लीटर 1000 में से 10% के, अभी 10% क्या था? कम हो रहा है ना 10% पानी तो, है ना। अब कौन कितना बचेगा? 1000 में से क्या घटा देंगे? 100 घटा देंगे तो 900 लीटर हो जाएगा ना पानी। जो हमारे पास पानी बचेगा वो 900 लीटर हो जाएगा। पूछा क्या था? यही तो पूछा था कि भाई कितना पानी बचेगा टंकी के अंदर बाद में, है ना। अगर ये पूछता कि भाई कितना पानी बाहर निकल रहा है 1 घंटे में, तो हम क्या बोलते थे? 100 लीटर पानी निकल रहा है, यानी कि 10 की परसेंट निकल रहा है ना। 1000 का 10% निकल रहा है। अब इसको सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1000 गुणा 90/100, यानी कि जो हमारा 1000 का 90% ही तो बचेगा पानी। मान लो कि 100% पानी है, 1000 हमारा टोटल जो है कितना है? 100% है ना। जो पूरा होता है, फुल होता है, उसको हम 100% बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो होता है उसको हम 100% कहते हैं। 100% से ज़्यादा कोई कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 100% 100% बोलते हैं ना। 100% फुल, यानी कि जो 1000 है वो 100% की वैल्यू है। ये कह रहा है कि अगर 100% में से 10 माइनस कर दूँ, ठीक है, यानी कि 10% पानी निकाल तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। 90% बचा। ठीक है, अब 1000 गुना 90, 10% को हटाऊंगा तो मैं परसेंट मतलब 100 लगा दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, कितना बचा? 90 जो बच रहा है मेरा तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा ना। 90 गुना 10 ये बच रहा है। ठीक है, 900। ठीक है, आई बात समझ में? ये आ रही है ना समझ में? अब इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ जो मुझसे पूछा था। अगर अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ तो 10% मैं उस पानी को निकाल रहा हूँ जो वो 1 घंटे में बाहर निकाल रहा है। ठीक है, रिसाव हो रहा है, यानी कि रिसाव का मतलब लीक हो रहा है पानी। ये 10% की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अब जितना पानी बच रहा है मैं उसमें 1000 में से माइनस कर दूंगा 100 को। ये हो गया 900। एक तरीका ये हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट ये बताया कि अगर मैं 100% में से
10% माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 90% बच रहा है। 90% की मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 में कर दूँ, जैसे कि 1000 गुणा 90%, ठीक है, तो कितना बनेगा मेरा? 900 बनेगा। साफ सीधी बात है, ठीक है। अगर 1000 मेरा 100% है तो 90% कितना होगा? 900 होगा, 900 लीटर, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें, ठीक है। 4 अंकों की देखो, उत्तरवर्ती अनुवर्ती का मतलब है सेम ही मतलब है दोनों का, ठीक है। उत्तरवर्ती का मतलब इससे अगली, अगली उत्तरवर्ती मतलब अगली, पूर्ववर्ती का मतलब होगा पिछली, ठीक है। उत्तरवर्ती अनुवर्ती दोनों का मतलब एक ही है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 4 टाइम 9 यानी कि 9999, ठीक है। उत्तरवर्ती अनुवर्ती का मतलब होता है +1, है ना। किसी भी संख्या में अगर अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती पूछेगा तो +1 कर देना उस संख्या में, ठीक है। तो उसकी उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगी, ठीक है। 9999 प्लस 1, ठीक है। अगर इसमें 9999 में 1 रुपया जोड़ दूं या फिर 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 10,000 बन जाएगा पूरा टोटल, है ना। अगर ये पूछता कि पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती क्या होगी? पूर्ववर्ती बताओ क्या होगी? अभी मैंने बताया, क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? 999 का 9999 का अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो -1 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 9998। आ रही बात समझ में? अब पूर्ववर्ती बताना तुम, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, ठीक है, ये मुझे बताना। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है? एल किसको दर्शाता है? 50 को दर्शाता है, ठीक है। आई जो है किसको दर्शाता है? 1 को दर्शाता है, ठीक है। और वी किसको दर्शाता है? 5 को दर्शाता है। एक्स किसको दर्शाता है? 10 को दर्शाता है, ठीक है। और एल किसको दर्शाता है? 50 को दर्शाता है ना। सी किसको दर्शाता है? सेंचुरी, सी फॉर सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। 1, 2 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। 1, 2 और 5 से बनने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, वो हमें बतानी है। जैसे पहले 1 लिख दिया मैंने, जिनकी मतलब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, 1, 2 और 5 से बननी चाहिए, ठीक है। पहले मैंने 1 लिखा, 2 और 5 लिख दिया, ठीक है। पहले 1 लिखा, फिर 2 और 5, फिर 5 और 2 आगे पीछे कर दूंगा, 2 और 5 को। आई बात समझ में? फिर मैं 2 लिखूंगा, 2 को आगे कर दूंगा, फिर मैं 5 और 1 लिखूंगा, 5 और 1 बचेगा ना, फिर 1 और 5 का आगे पीछे कर दूंगा, 2 को लिख के 1 और 5 को आगे पीछे कर दूंगा, फिर मैं 5 लिखूंगा, फिर 5 लिख के 1 2 लिखूंगा, फिर 2 को आगे पीछे कर दूंगा। इस तरह से हमारी ये, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। ये आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई होगी तो अच्छी बात है, वरना पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जानी चाहिए आई थिंक। यदि किसी दिए हुए आयतन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, यदि इस आयतन की लंबाई आधी कर दी जाए, ठीक है, चौड़ाई दोगुना कर दी जाए, तो आयतन के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। क्या कह रहा है? आयतन के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। आयतन की लंबाई आधी करनी है, ठीक है, और लंबाई को आधा करना है और चौड़ाई को दोगुना करना है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त तो हमारी यही है, ठीक है, नॉर्मल। पहली शर्त पे हम नॉर्मल ही निकाल लेते हैं जो इसका पहले से है। उसके बाद जो इसने शर्त रखी है दूसरी, ठीक है, उसको हम दूसरे को अप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है। पहले पहली भी तो निकालनी है, तभी तो हम बताएंगे पहला कितना अंतर हो रहा है दोनों में, है ना। पहले पहला तो जान लें। आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में है, ठीक है। तो लंबाई 10 दी हुई है, पहले 5 दी हुई है, फिर चौड़ाई, ठीक है। 10 5 15, 15 दूनी 30, ठीक है। आयत का जो परिमाप है वो इतना है, अभी अभी इतना है जो इसने दी हुई है, 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि लंबाई को आधा करना है। लंबाई कितनी हो जाएगी? आधी, 5 हो जाएगी, ठीक है। लंबाई आधी करने पर 10/5 यानी कि 10 का आधा हो जाएगा, 10 दी हुई थी, 5 हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब लंबाई 5 हो जाएगी और चौड़ाई को कितना बोल रहा है? चौड़ाई को दोगुना करना है, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई दोगुनी करने पर 5 है,
ठीक है। अब 5 का 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 10। क्लियर है बात। तो 5 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। चौड़ाई हमने कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी। पहले कितनी थी 5 थी, अब 2 गुनी कर दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो हमारी लंबाई है 5 बन गई और चौड़ाई कितनी बन गई 10 बन गई। अब फिर से उसी फॉर्मूले में रख दो, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 15, 15 दूनी 30, 15 की मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है। तो 30 हो जाएगा। पहले भी 30 था, अब भी 30 है। क्या असर पड़ा, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या प्रभाव पड़ा परिमाप पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयत के परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों आयत के परिमाप समान है, ठीक है, दोनों बार में समान है। और कुछ समझना है, इतना ही समझना है हमें। प्रश्न, ठीक है, ये है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। प्रश्न को इसको हम दो पार्ट में कैसे करेंगे, या तो हम एक साथ ही कर सकते हैं, या फिर इसमें जैसे क्वेश्चन में तोड़ा हुआ है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। 100 का 3/4, 100 का 3/4, जब का लिखा होता है, का मतलब होता है गुना, ठीक है। 100 का 3/4 यानी कि उसका गुणा करना है, ठीक है। अब जैसे 100 का 3/4, 100 गुना 3/4। अब मैं इसको या तो ऐसे लिख लूँ 100 गुना 3/4, या फिर इस तरह से लिख लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो बताना, जैसे कि 100 गुना 3/4 अगर ये ऐसे लिखा है तो ये क्यों लिखा है आपने, है ना। मैं बोलूँगा भाई दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब सेम कैसे है, मुझे ये तो बताओ। मैं कहूँगा कि 100 के बट्टे नीचे 1 लिख दूँ, कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 100 की मल्टीप्लाई अगर 3 में होगी तो यहाँ भी तो 100 की मल्टीप्लाई 3 में होगी। 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 100 गुना 3/4 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सेम ही तरीका है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 100 गुना 3/4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, 4 को ऐसे 4 से 25 बार में जाएगा 100, ठीक है। 100 को मैं डिवाइड करूँगा 4 से, 100 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 25 बार में जाएगा। 25 की गुणा 3 में होगी, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 25 या 75, ठीक है। मैं 100 गुना 3/4 इस तरह से लिख दूँ तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 75। क्लियर है बात। इस वाले पार्ट का आंसर जो है हमारा, ये हमारा है 75। अभी हमने इतना निकाला है, ये दूसरे का भी तो निकालना है भाई, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो 920 का 30%, 920 का 30%, का मतलब क्या है गुना, ठीक है, का 30%, 30% बताया मैंने। जब परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाने पर हम क्या लिख देते हैं नीचे, 100 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। आई बात समझ में। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ। अब बताओ कैसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। सेम कुछ नहीं है, बस ये ऐसे बड़ा सा कर दिया है, ठीक है। डंडा है इस तरह से, ये बड़ा कर दिया, बट्टे में 100 कर दिया, इस तरह से वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। कन्फ्यूज मत होना कि आपने ऐसे क्यों लिखा है। तो 920 का 30%, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 100 है ना। तो ये जब 920 की गुणा 330 में करूँगा तो 100 बनेगा ना, इसमें लास्ट में 100 बनेगा, क्योंकि जीरो जीरो है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 920 गुना 30, 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 92 गुना 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6, 9 तिया 27, ठीक है, इतना बनेगा, ठीक है। 276 बनेगा। इतनी बात आ रही है समझ में। पहले कितना बन रहा था 75, दूसरे में कितना बना 76, 276। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है भाई, इन दोनों को प्लस कर दो। 75 प्लस 276 कितना हो गया 351। कैसे करेंगे, 276 और 75, 5 6 11, 7 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 15, 15 कहाँ से 1 और 2 और 1 3, ठीक है। 351 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात। अब ऐसा कभी मत करना कि इसको मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दिया, सॉरी इसको प्लस कर दिया पहले, है ना, फिर बाद में इसको कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें बोर्ड मास पढ़ा हो कभी, तो बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के रूल से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब बहुत कुछ होता है, जैसे प्लस भी करना हो, गुणा भी करना हो, भाग भी करना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का यूज करेंगे,
O4 होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। इंग्लिश में ऑफ लिख देते हैं और हिंदी में का होता है, ठीक है। ये जो का है ना, तो इसका इसका कहने का मतलब है अगर ये चीज़ें पहले आ रही हैं, ये चीज़ें, तो पहले इन सब चीज़ों को यूज करो, ठीक है। ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट हटाओ पहले, इसका ये आ रहा है तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको सॉल्व करो। डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में ये जोड़ और घटाव करो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि ये भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, और तुमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा भाई आंसर गलत आएगा। गलत के चांस हैं कि गलत आएगा, ठीक है, और गलत भी आता है। तो इसलिए हमारा क्या है सबसे रूल इजी, बोर्ड मास, ठीक है। हमने बोर्ड मास पढ़ा है छोटी क्लासों में, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, बोर्ड मास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, 75 प्लस 276 कितना हो गया, 351। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग क्या होता है, हमने रेक्टेंगल आयत पढ़ा था पहले, ठीक है। जो आयत होता है, आयत इस तरह से होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये आयत 4 भुजाओं का चतुर्भुज होता है, ठीक है। चतुर्भुज होने के कारण इसकी दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमें ध्यान रखना। ये लंबाई है तो ये लंबाई सेम होगी, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई सेम होगी। ये क्या है, हमारी आयत थी, ठीक है। और जो हम वर्ग में पढ़ते हैं, वर्ग में क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर बोलते हैं इसको। इसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, इसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं सेम होती हैं। अगर इसका इसका इसकी भुजा एक 6 है तो इसकी भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं सेम होंगी। बात आई समझ में। मान लो कि ये मेरा क्या है, क्षेत्र, ये आयत, ये है मेरा वर्ग, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, मेरा क्षेत्रफल, इसके अंदर का जो भाग है क्षेत्रफल, ये कितना हिस्सा घेर रहा है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एरिया, एरिया बोलते हैं, एरिया मतलब जगह कितनी घेर रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है। और जो क्षेत्रफल निकलता है वो कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लो। अब चौड़ाई तो है नहीं कुछ, सेम ही इसकी ये लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ सेम है, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जैसे हमने आयत में किया था, ठीक है। आयत में कैसे किया था, एल गुना बी किया था ना, तो हमारा क्षेत्रफल बन गया था। ऐसे ही हम किस में करेंगे, वर्ग में क्या करेंगे, अगर हमारा ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ये ए है और ये ए है, तो ए गुना ए यानी कि ए का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और जब बोले परिमाप, ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो चारों भुजाएं सेम होंगी। अगर किसी भुजा की लंबाई ए है तो चारों भुजाएं सेम होंगी, ठीक है। जब ये परिमाप के पूछेगा, इस परिमाप को बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो क्या कर देंगे, 4a कर देंगे। 4a क्यों, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। कितने हो गए, 4 बार ए हो गया ना, तो अरे भाई ए प्लस ए, इस तरह से हो गया ना 4a। बात आ रही समझ में। हमने उसमें क्या किया था, रेक्टेंगल में एल एल बी बी, इन चारों को ही तो जोड़ा था। अब वहाँ पे भाई सेम भुजा दी हुई है, सेम वर्ग में सेम भुजा दी हुई है, तो हम क्या करें, तो ये एल प्लस बी इस तरह से ही तो दिया है। 2l, ये दो जोड़ दिया, प्लस 2b, आ रही है बस समझ में। फिर 2 को हमने कॉमन ले लिया, एल प्लस बी हो गया, 2 को हमने कॉमन ले लिया, एल प्लस बी हो गया। तो वही तो चीज़ है भाई, है ना। वर्ग में क्या करना है हमें, वर्ग में ए, ठीक है, इन चारों को जोड़ना है, तो 4a हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। किसी चीज़ को अगर मैं 4 बार जोड़ूं, उससे अच्छा मैं क्या करूं, 4 की मल्टीप्लाई कर दूं ना एक ही चीज़ में। अरे भाई बात तो वही पड़ेगी, 1a 2a 3a 4a। इतना तो क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो अब समझ में आ गई बात। तो ये क्या पूछ रहा है, जब हमें का जो वर्ग का क्या दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी, तो कितना निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, जब 6 सेंटीमीटर
गुना 6 सेंटीमीटर करूँगा तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 36। अब भाई इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करूँगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना। जब हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एम गुना एम, मीटर गुना मीटर करता तो मैं मीटर स्क्वायर लिखता यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही मैंने सेंटीमीटर की गुना सेंटीमीटर में करी 2 बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। वॉल्यूम में हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई लंबाई गुना चौड़ाई होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हम 3 बार करते हैं, है ना। कोई चीज़ होगी जब 3D में पूछते हैं तो वॉल्यूम में होता तो हम उसकी मल्टीप्लाई 3 बार करते। क्लियर बात। अब जैसे 6 का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, या फिर 6 गुना 6 का मतलब यही तो है 6 का स्क्वायर, ऐसे ही तो मैंने किया है। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है तो मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो लिख सकता हूँ। भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर करने पर कोई दूसरी वैल्यू तो आएगी नहीं, जैसे 36 आ रही है, ऐसी तो कोई है नहीं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर करने पर मीटर आ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सारे डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है, ठीक है। 13, 39, 273 का मैस है, यानी कि मैसेप है। एक होता है एक होता है एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य, और ये होता है महत्तम समावर्त्य, ठीक है। एलसीएम किसे कहते हैं कि कोई संख्या कितनी बार हमारी कट सकती है, यानी कि जैसे कि इन तीनों में कोई सबसे छोटी संख्या बतानी है जो सबको काट दे। इन तीनों में कोई सबसे छोटी संख्या क्या है जो सबको काट दे, वो कॉमन संख्या क्या है जो सबको काट देगी, ठीक है, यानी कि सबको डिवाइड कर देगी। तो 13 में 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 कट जाएगा, ठीक है। 13 में 39 से डिवाइड करूँगा तो 39 कट जाएगा। 13 में 27 यानी कि 273 से डिवाइड करूँगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है ना। तो जैसे कि कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 13, ठीक है। 13 से हमने डिवाइड कर दिया, 13 से हमने इसको 39 से 3 बार में भाग दे दिया हमने, ठीक है। अब 13 से 247 को भाग देंगे। जब ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो ये इससे भी कटना चाहिए, ठीक है। अब इससे चेक कर लेते हैं, 13 से 21 बार में कटेगा, ठीक है। डिवाइड करना आता है हमें, अगर नहीं आता होगा तो सीखना इसको, ठीक है। डिवाइड करना कैसे करते हैं, डिवाइड 276, है ना, 13 दिया हुआ है, ठीक है। 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26, ठीक है। इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 दूनी 26, क्या बचा, 16 बचा। अच्छा 76 नहीं, 3 है, ठीक है। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर ये ठीक है, पूरा कट गया। आई बात समझ में। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें अब कौन सा कॉमन है, कोमल जो मल्टीप्लिकेशन है इसका, कॉमन मल्टीप्लिकेशन सबसे लीस्ट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसा बोलते हैं, ठीक है। तो 13 हमारा क्या आ गया, मुख्य भाजक है। जो 13 सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मुख्य भाजक का मतलब है कि जो मेन डिवाइडर है वो सबसे डिवाइड हो रहा है, वो क्या है, 13 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 अंक का है, ठीक है, 500 अंक का हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ये कह रहा है कि 65% अंक वार्षिक परीक्षा में मिले। पूर्णांक का मतलब होता है उसमें टोटल नंबर 500 थे, ठीक है, टोटल नंबर 500 का था। अभी हम इसको तो नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। 500 का मतलब है जो टोटल होता है वो हमारा 100% होता है, ठीक है। टोटल मतलब 100%। आई बात समझ में। ये 100% की वैल्यू है 500, यानी जो 500 है वो कितना है, 100%। अब 500 का 65% निकालना है हमें, कितना, 65। अगर ये 500 का 100% निकलवाए तो भाई 500 का 100% खुद 500 होगा। कैसे, 100% लिख दिया मैंने, परसेंट को हटाऊंगा तो 100 लगा दूंगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, कितना बचा भाई, 500 ही तो बचा। एक की मल्टीप्लाई यहाँ पे 500 हो गया। तो जो कोई संख्या है वो उसकी खुद की ही 100% होती है, ठीक है। अब इसका ये पूछ रहा है 65% अंक मिले हैं, इसमें से 500 में से 65% अंक मिले हैं, ठीक है। परसेंट हटाऊंगा, 100 लगा दूंगा, ठीक है। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, कितना बचेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई 5 गुना 65, ठीक है। 5 पूरे 25, ठीक है, 2 हो गया 6 पंजे 30, 2
32 325 जो है ये क्या है हमारा, ये इसका 65% है, ठीक है। 500 का 65% कितना है, 325। तो ये बोलेंगे राकेश को कितने अंक मिले, 325 नंबर मिले। आई बात समझ में? और क्या समझाना था, अगर मैं बोलूँ कि 500 का 90% कितना होगा, 500 का 90%, परसेंट का साइन है, ठीक है, इसको परसेंट को हटाने पर 100 लगा देते हैं, ठीक है। 100 से ये जीरो कट जाएंगी, ठीक है। जब हम सॉल्व करते हैं तो परसेंट का साइन नहीं लगाते ना उसमें। अब ये जो नंबर आएगा मेरा बिना परसेंट का आएगा, इसलिए मैं परसेंट हटा देता हूँ। परसेंट हटाने के लिए 100 कर दिया मैंने, ठीक है। 2 जीरो कट गई, 9 पंजे 45, 450 हमारा जो है 90% है 50 का, 500 का सॉरी, ठीक है। 500 का जो 90% है वो कितना है, 450, ठीक है। अभी से 65% पूछा था हमने, 325 बता दिया 65% है। कुछ और पूछेगा तो भी बता देंगे, चुटकी में सोल्व कर देंगे, चुटकी में, ठीक है। समीकरण इतने को हल करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको हल करना है, ठीक है। इसको नहीं देखते हैं, एक बार अपने तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हमें एक्स वाले जो नंबर हैं उसको अलग करना है, और ये वाले जो नंबर हैं, ठीक है, इनको अलग करना है। तो 3x ये बराबर का साइन है, जो कोई चीज़ आगे इधर ऐसे उधर उधर होती है, ठीक है। अगर ये माइनस में इधर जाता, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ +3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ इधर करूँगा तो +5 हो जाएगा। मुझे ये जो प्लस का x है मैं इधर को लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी x की वैल्यू साइड में हो गई, और ये वैसी वैल्यू हो गई, कांस्टेंट नंबर इधर को हो गए, ठीक है, साइड में हो गए। एक तरफ कर दिया हमने कि भाई तुम दूसरे टाइप के बंदे हो तो इधर जाओ, और हम दूसरे टाइप के बंदे हैं तो इधर जाओ, ठीक है। एक होता है ना कि भाई जब हम गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, दो टीम बनाते हैं, टीम ए इधर जाओ, टीम बी उधर जाओ, ठीक है। जो टीम ए में खेलेगा वो उधर जाओ, और जो टीम बी में खेलेगा वो इधर आओ, ठीक है, इस तरह से। तो टीम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए वाले इधर आ जाएंगे, 3x वाले, तो x प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर बी वाले आ जाएंगे, यानी कि जो नंबर वाले कांस्टेंट नंबर वाले, ठीक है। कांस्टेंट नंबर वाले आएंगे तो कैसे आएंगे, 3 है यहाँ पे, अब ये 5 है यहाँ पे, माइनस का 5, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आ रही है ना बस में? 3x में से माइनस एक्स घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2x। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 2 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x बराबर 8 हो गया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये कैसे काट दिया भाई। मैंने क्या कहा कि कोई नंबर है, ठीक है, उसको मैं इधर से अगर इधर ले जाऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस से हमने माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। अब ये 2 है, 2 को मैं इस इधर ले जाऊँ बट्टे में, ठीक है, अभी बट्टे में आएगा, 2 को मैं चाहता हूँ कि इधर की साइड जाए। ये यहाँ गुणा हो रही है, ठीक है, 2 की गुणा एक्स से, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि यार 2 गुना एक्स हो रही है, ठीक है। अगर मैं इधर को ले जाना चाहूँ तो बट्टे में हो जाएगा, एक्स बराबर 8/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8/2, 4 हो जाएगा। अगर ये बट्टे में होता, अगर ये बट्टे में होता, यहाँ पे x/2 लिखा होता और 8 लिखा होता, अगर मैं इधर भेजना चाहता तो यहाँ पे बट्टे में, यहाँ जाके क्या हो जाता, गुणा में हो जाता। क्योंकि ये भाग में हो रहा है तो इधर को जाके गुणा में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? जो ये इसके साथ कर रहा है वो इसके साथ उल्टा करता है दूसरे वाले पाले में जाकर, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। 2x बराबर कितना हो गया, 8, डायरेक्ट काट दूंगा मैं इसे, 2 चौका 8, ठीक है, 4 आ जाएगा मेरा आंसर। तो 4x की वैल्यू मेरी आ गई है। जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? सभ्यता के विकास में, ठीक है, जो सभ्यता हमारी प्राचीन समय में जो हिस्ट्री का टाइम है, तो उसमें जो इसके विकास में गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थीं, ठीक है। जो गिनती की संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये सारी प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं 6 7 8 9, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। संख्या किसे कहते हैं, जिन शब्दों से वस्तु की गिनती का बोध होता है उसे संख्या, अच्छा, संख्या कहते हैं, ठीक है। संज्ञा नहीं, संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या मतलब कि जब हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं तो
किन शब्दों से करते हैं, तो उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, एक वस्तु हो गया, दो वस्तु हो गई, तो हम किसी शब्द से कर रहे हैं ना, दो नाम का जो शब्द है, एक नाम का जो शब्द है, तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, गिनती कहते हैं। क्लियर बात। संख्यांक से आप कह सकते, संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं, ठीक है। संख्यांक मतलब 1 2 3, ये संख्याओं के अंक ही तो हैं, ठीक है। 20 लिख दूं, 50 लिख दूं, ये संख्याओं के अंक हैं। अब मैं 50 क्या बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ 50, संख्यांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50। संख्या 3477 में दोनों साथ के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे होगा, दो, देखो स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। 3477 दिया हुआ है, इसमें प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू कि ये किस नंबर पे आ रहा है, ये 0 पर आ रहा है यानी कि इकाई पर आ रहा है, ये दहाई पर आ रहा है, ठीक है, ये सैकड़ा पर आ रहा है, ये 1000 पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं अब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। और भी नंबर होते तो और भी कर लेते, 7 कर देते या फिर 9 कर देते, ठीक है। तो ये 10,000 हो जाता। आई बात समझ में। अगर मुझसे ये 7 का पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 7 हैं, ठीक है, 2 7 हैं, तो 2 7 क्या करूँगा, तो एक तो मेरा इकाई पर ही है, 7 इकाई पर हो जाएगा, दूसरा किस पर है, दाहीं पर है, ठीक है। तो 7 दाहीं पर है तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, 7 से करूँगा तो ये 7 जीरो हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, है ना। अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये किसके कितने नंबरों के बाद आ रहा है, एक नंबर के बाद आ रहा है तो 70 कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 स्थानीय मान। ये किसके बाद आ रहा है, ये पहले नंबर पर आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इतनी बात क्लियर है। अगर ये मुझसे पूछता 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है, 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद चौथे नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर 3 ये खुद होगा, और पीछे कितने नंबर हैं इसके, 3, 3 जीरो लगा दूंगा, तो ये मेरा स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर बात। अगर थोड़ा और डीपली समझना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, 3477 अगर मुझसे 4 का पूछता तो मैं क्या करता, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा यानी कि 4 से मैं 100 की मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरा 400 क्या हो जाता, स्थानीय मान हो जाता। इतनी बात आ रही समझ में। ऐसे ही अब ये जो पूछा है इसने, जैसे 3000 हो गए, 400 हो गए, 70 हो गए, 7 हो गए, इसको इसने तोड़ दिया है, जैसे मैंने बताया था। जैसे 4 का पूछता है तो 400 की मल्टीप्लाई यानी कि इकाई दाई और सैकड़ा 100 से इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाए 400, 400 पूछ लेगा तो 400 बता देंगे, 70 का पूछेगा 70 बता देंगे। तो जब दो चीज़ आती हैं तो हम नंबर को हम किधर से करते हैं, नंबर को हम इधर की साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, ठीक है। इधर से हम काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस इधर से ही तो करते हैं काउंट। तो पहले 7 का स्थानीय मान हमारा 7 रहेगा, इधर की साइड से बोल रहा है, दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 होगा। आई वाज समझ। अगर ये पूछता फेस वैल्यू, ठीक है, अगर ये पूछता फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, अंकीय मान बोलते हैं शायद, ठीक है। फेस वैल्यू ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, और ये फेस वैल्यू क्या होती है, अगर ये पूछता सात की, सात की फेस वैल्यू क्या होगी, तो भाई 7 की तो 7 ही फेस वैल्यू रहेगी। फेस का मतलब चेहरा, और उसका चेहरा कैसा है भाई, 400 लिखा हुआ है तो 400 का तो 4 ही होगा ना चेहरा, ठीक है। अब इसमें 400 नहीं है। अगर प्लेस पूछेगा तो हम इकाई दाई सैकड़ा हज़ार इस तरह से करके करेंगे। अगर ये पूछेगा तीन, तीन की फेस वैल्यू क्या है, तीन की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, अंकीय मान क्या है, 3 का अंकीय मान, तो 3 ही बताएंगे इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो देख लेंगे इसको। फेस वैल्यू, अब ये मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हमें पता है गुणा कैसे करते हैं, 72 गुणा 74 को हल कीजिए। जब अति लघु में प्रश्न आएंगे तो इस तरह से हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। 62 गुणा 74, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, ठीक है। 7 और जीरो लगा देंगे या फिर कट भी लगा देते हैं, जीरो लगा देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 सत्ते 42, ठीक है। 42 में एक जोड़ देंगे, 14 का एक हासिल हुआ, ठीक है। और जैसे 7 दूनी 14 का 4 हासिल, एक 6 सत्ते 42 और एक 43, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ देना है 8,
ठीक है, 4 4 8, 2 3 5 4, ठीक है, इकाई के अंक से गुणा करने पर, ठीक है, इकाई के अंक यानी कि ये इकाई के अंक से हमने 62 को गुणा किया। दूसरी लाइन में हम दहाई के अंक से यानी कि 7 को फिर 62 से गुणा करते हैं। इतनी बात क्लियर है? या फिर अगर हम इसको देखें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 62 गुना 70 प्लस 4, इस तरह से भी। जैसे इसको मान लेते हैं कि ये तोड़ा हुआ है, इसको तोड़कर अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले 62 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसको जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ठीक है, वही चीज़ आ गई ना, 448 आ गया और 43 40 आ गया ये वाला, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 5 और 4, ठीक है, इस तरह से जोड़ने पर आ जाएगा। गुना करना तो आता होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई 7 5 7 6 3 2 1 इस तरह से भी नंबर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। सब समझ में आ रहा होगा बच्चों को, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। जब हम भिन्न की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमें समझ में आता है कौन सी भिन्न है, ठीक है। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करके देखूँ तो कैसे करूँगा, तो 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, 0 पॉइंट लगा के 1 0 लगा दूँगा, ठीक है। डिवाइड करना आता है ना, जब हमारे पास छोटी संख्या होती है डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। तो अब कितने से कट जाएगा, 5 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये पहले की वैल्यू मान लो हमने, ये आ गई 0.5, ठीक है, पहले की वैल्यू 0.5। अब मैं 3 को क्या करूँ, 1 से डिवाइड करना है, 3 को सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, पॉइंट लगा लिया, फिर से 0 लगा दी, कितना करूँगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब कितना बचा, एक पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ठीक है, दोबारा नहीं लगाऊंगा, तो एक 0 लगा दी मैंने। अगर मुझे एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा फिर, ठीक है। मेरे पास अगर एक पॉइंट पहले से है, ठीक है, एक पॉइंट होगा तो मैं कितनी भी 0 ले सकता हूँ, लेकिन एक बार में एक ही ले सकता हूँ, एक ही नंबर के साथ, ठीक है। ये जैसे मेरा 10 नंबर है, जैसे मेरा 1 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, मेरा कितना बचा, 1 बचा ये, ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, है ना। अब मेरे पास पॉइंट है ऑलरेडी तो मैं 0 मान सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसके मान लो कम पड़ रहा हो, 0 कम पड़ रहा है, अगर ये यहाँ पे 30 होता है ना, 30 होता, 30 से फिर 10 नहीं कटेगा, है ना, फिर एक और 0 लेनी पड़ती, एक और 0 लेता, तो मैं जब 2 0 एक साथ लेंगे तो मैं 0 लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एक और 0 लगाऊंगा। अब मैं फिर जितनी 0 लूँगा तो उतने ही क्या करूँगा, 0 लगाऊंगा यहाँ पे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइड करूँगा तो इसको 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 लगा के, 3 3 9 1, तो ये 0.3 आ रहा है, ठीक है। इससे तो छोटा ही है 0.3। अब ये 4, ठीक है। अब 3 को काटना है 4 से, ठीक है, कैसे कटेगा, पॉइंट लगा दिया, मैंने, ठीक है। पॉइंट लगा कर क्या किया, 0 किया, क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं 4 से, पॉइंट लगा के 0 करूँगा, इसको बड़ी संख्या बना लूँगा मैं, है ना। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 पॉइंट लग रहा है मेरा पहले से, 4 पंजे 20, ठीक है, ये 20 के 20 पूरा कट जाएगा, तो 0.75 आया, क्या आया, 0.75। तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, तो मैं इसको ना देख के कंफ्यूज ना होकर मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ इस सवाल को, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 75 आ गया, 0.75, तो 0.75 इससे आया ना, तो बड़ी संख्या यही होगी हमारी। छोटी पूछेगा तो छोटी 0.3 होगी, 0.3 इस पर आ रहा था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 0.3 इस पर आ रहा था, छोटी संख्या होगी, बड़ी किस पे होगी, तो ये होगी बड़ी। अब ये कह रहा है इसको जोड़ना है, 4/9 प्लस 3/9, ठीक है। जब सेम नीचे डिनोमिनेटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सेम ही लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जब सेम हो तो सेम लिख देते हैं और 4 + 3 इस तरह से जोड़ देते हैं। क्लियर बात, कितना हो गया, 4 + 3 7/9, है ना। अगर संख्या ऐसे होती +3/2, ठीक है, इसको कैसे करते, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 9 दूनी 18, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते, फिर इनकी मल्टीप्लाई ऐसे करते, ठीक है। पहले इनकी मल्टीप्लाई ऐसे आपस में करते,
फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। 4/9 प्लस 3/2 इस तरह से। 9 दूनी 18, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। 4 दूनी 8, यहाँ लिख दूंगा 4 दूनी 8, या फिर ऐसे एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। 4 गुणा 2 इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, फिर इसको ऐसे करता, ठीक है, प्लस 9 की गुणा 3 में, ठीक है, 9 की गुणा 3 में इस तरह से। अब इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 4 दूनी 8 प्लस 9 × 27/18 इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। तो नॉर्मली समझ में आ गया ना ये किस तरह से करना है, और जब चेंज होगा नीचे तो कैसे करना है, ठीक है। नीचे की मल्टीप्लाई फिर ऐसे ऊपर नीचे एक्स एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई। दशमलव संख्या 432.562, ठीक है, का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए, ठीक है। अभी कैसे करना है, इकाई इकाई पर 2 आ जाएगा, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है। पॉइंट के बाद की जो नंबर होगा इकाई दाएं सैकड़ा चलेगा, ठीक है। और जो पॉइंट पॉइंट के इधर को होगा राइट साइड में ये चलेगा 10वां, इस तरह से 10वां, 100वां, 1000वां, यानी कि ये हिस्सा है इसका, ठीक है। ये हो गया ना, जब पॉइंट लगाऊंगा 5 लगाऊंगा तो ये 10वें हिस्से पर है ना, ये 6 पर करूंगा तो मैं 100वें हिस्से पर है ना, कैसे। अरे भाई इतना समझो ना, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब 5 है तो 5 का पूछ रहा है 10वें हिस्से पर है ना, पॉइंट को अगर मैं 1 मान लूँ और 5 का पूछूं तो ये जो है 10वें हिस्से पर है ना, यानी कि इधर को जाएंगे तो वहाँ जुड़ता रहेगा, 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से। अब क्योंकि पॉइंट जो है वो पहले नंबर पर है, पॉइंट 1 पर है, ठीक है। मान लो कि पॉइंट से इधर को क्या हो गया, इकाई तो है ये ऑलरेडी, है ना, इकाई दो दो बार थोड़ी ना लेंगे फिर। तो इकाई पर ये हो जाएगा, दहाई पर ये हो जाएगा, और सैकड़ा पर ये हो जाएगा। इस तरह से हम टेबल में दर्शा देंगे। चार्ट का पूछ रहा है तो चार्ट, संख्या 4 का मान 400, संख्या 3 का मान 30, ठीक है। संख्या 3 का मान 30 हो जाएगा दहाई, 3 गुना 2.5, ठीक है, दहाई को 10 कहते हैं ना। संख्या 2 का मान 2, दशमलव बिंदु के बाद के अंकों का मान कैसे होगा, संख्या 5 का 10वां भाग, ठीक है, संख्या 5 का 10वां भाग है, ठीक है। जैसे 0.5 का पूछें कि संख्या 5 का 10वां भाग, यानी कि अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया तो क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ ना, 5 का 10वां भाग, है ना। उसी तरह से हम कह सकते हैं इसको कि ये जो है क्या है, 10वां, 100वां, 1000वां, ठीक है। अब ये मान लो कि 0.562 में पूछे कि ये दो क्या है, ये इसका मान बताना है, ठीक है। अब अगर हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछे कि पॉइंट के दशमलव के बाद की दो जो है, ठीक है, यहाँ पे दो दो हैं, या फिर मान लो कि दो, ये 6 का हमें क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है 6 का, ठीक है। स्थानीय मान किसका बताना है, 6 का। इस तरह से क्या लिख रहा है, 0.562 इस तरह से लिख रहा है ना। तो 0.5, ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, इसके बाद की संख्या, ठीक है, इसके बाद की संख्या मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद की संख्या हटा दी मैंने। 6 का पूछ रहा है तो पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, पॉइंट को हटा के मैंने 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितनी है, नंबर 2, ठीक है। तो ये 56 जो है 100 का भाग है, ठीक है, 56 का 100वां भाग, ठीक है, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। क्लियर बात। ऐसे ही आ गया 2 का 1000वां भाग। गुणनखंड किसे कहते हैं, जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 आता है, ठीक है। और 40 को यदि मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 8 और 5, तो यही मेरा गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड यानी कि तोड़ना, गुणनखंड यानी कि तोड़ना। अब ये जो 8 और 5 है क्या है, मेरे गुणनखंड है। अपवर्तक किसे कहते हैं, कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए। अपवर्तक, अपवर्त्य, ठीक है। अपवर्तक और अपवर्त्य क्या होते हैं वो देखो। जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक है। जैसे अपवर्तक
अपवर्तक का हो जाएगा, जैसे उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। दो ये जो दो नंबर है, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये एक से हो सकता है, दो खुद से हो सकता है, ठीक है। अगर ये मुझसे पूछे 15 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 15, ठीक है। 15 से ऊपर वाले नंबरों से तो होगा नहीं। एक तो 15 खुद से होगा, फिर इससे नीचे वाले से होगा, किससे होगा, 5 से होगा, 3 से होगा, ठीक है, फिर 1 से होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यही अपवर्तक है। पूरी पूरी विभाजित हो जाए जो कोई नंबर है, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम अपवर्तक कहते हैं। ध्यान दें, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, ठीक है। हर एक संख्या का अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। अगर मैं पूछूं 100 क्या है, 100 का 100 अपवर्तक है, ठीक है। और इसके बाद की, यानी कि इससे नीचे की संख्याएं इसके अपवर्तक हो सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर की अपवर्तक नहीं होंगी, क्योंकि ये तो फिर खुद किसी से नहीं कट पाएगा, क्योंकि, ठीक है ना। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, ठीक है। पूर्ण विभाजक मतलब अपवर्तक जो है वो पूर्ण विभाजक होता है, उसमें शेषफल कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब जैसे 18 का बोलूँ तो 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, कुछ नहीं बचाना इसमें शेषफल, 9 दूनी 18 हो गया ना। तो ये क्या है, मेरा अपवर्तक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 19, 19 क्या 9 का अपवर्तक है, सॉरी, 9 क्या 19 का अपवर्तक है? नहीं, क्योंकि 9 दूनी 18 करूँगा तो एक शेषफल बचेगा। तो ये क्या है, 19 के टेबल में भाई 9 से थोड़ी ना कट जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से कटना चाहिए। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित सीमित होती है, ठीक है। अगर 10 का अपवर्तक पूछूं, कोई संख्या है, इसके अपवर्तकों की संख्या सीमित है, ठीक है। ये 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा है, उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता। मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे 100 है तो इससे बड़ा नहीं होगा कोई अपवर्तक, इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके बराबर तो हमेशा होगा, क्योंकि ये खुद से नंबर कट जाएगा। 100 से 100 काटूंगा तो कट जाएगा ना 100 से एक बार में, पूरा का पूरा। अब इसके नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। 50 से कट जाएगा 100, है ना। 20 से कट जाएगा 100, 25 से कट जाएगा 100, ठीक है। 4 से कट जाएगा 100, इस तरह से। संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो। जैसे कि एक, जैसे 6 मान लेते हैं, ठीक है। 6, 3, 2, ठीक है। अब 6 का अपवर्तक बोल रहा है, ठीक है। 6 का अपवर्तक क्या क्या है? 6, 3, 2, 1, ठीक है। अब इन संख्याओं का योग जो है क्या है, वो 6 के दो गुने से ज़्यादा होना चाहिए। इस संख्या के दो गुने से मतलब दो गुना होना चाहिए। 6 गुना 2 क्या होगा, 12, है ना। अब इन संख्याओं को, ये क्या संख्याएं हैं, अपवर्तक है ना 6 की। 6 के अपवर्तकों का योग, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12, ठीक है। ये जो 12 है, इन दोनों का योग, इन चारों का योग जो है अपवर्तकों का योग, 6 के अपवर्तकों का योग 12 है, यानी कि जो क्या है, 6 की दोगुना, 6 का दोगुना है। इतना बात समझ में आई? ये संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। ये वही कह रहा है, वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, ठीक है। उसके अपवर्तकों का योगफल निकाला था हमने, ठीक है। 2, 3 और 6, ठीक है। इसके योगफल कितने हो गए, 12। ये जो 12 है, ये 6 के दोगुना का ही तो है, ये 6 का दोगुना ही तो है। स्तंभ एक की संख्याओं को स्तंभ दो के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। 15 का अपवर्तक क्या हुआ, 1, 3, 5, 15 होगा, ठीक है। इसको हमने इससे मिला दिया। 24 का अपवर्तक क्या होगा, 24 आना चाहिए, उसमें 24 आना चाहिए, तो 24 आ रहा है। पहले हम यही चेक करते हैं, बड़ी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। 21 है तो लास्ट में 21 होना चाहिए, 21 चेक कर लिया हमने। 32 है तो 32 लास्ट में होना चाहिए। इस तरह से अगर मिलान वाला क्वेश्चन आए तो इस तरह से सोल्व कर लेना। 36 है तो 36 लास्ट में होना चाहिए, 36 वाला इससे मिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो उसी संख्या से सबसे पहले कटता है, बड़े सेम जो नंबर होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अपवर्तक किसे कहते हैं? अपवर्तक, अरे वही तो चीज़ है, जब हम 12 को 2, 3, 4, 6, 12 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है, अपवर्तक ही तो होता है, ठीक है। अब 1 गुना 12, 12 हो जाएगा, 2 गुना 6, 12 हो जाएगा, 3 गुना 4, 12 हो जाएगा, 4 गुना 3, 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 2, 12 हो जाएगा। यहाँ उपरोक्त सभी 12 के अपवर्तक हैं, यानी कि जो भी है, किसी भी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, है ना। या फिर डिवाइड करने पर, मतलब डिवाइड से 12 से डिवाइड हो जाना चाहिए, कोई भी नंबर हो, ठीक है। 12 को डिवाइड कर दे, ठीक है। जो 12 को डिवाइड कर देगा वही उसका अपवर्तक कहलाएगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा।
अपवर्त्य है, ठीक है। अपवर्तक तो हमारा ये चीज़ होता है। और अपवर्त्य गुणज किसे कहते हैं? 3 गुना 6 18, यहाँ 3 और 6 अपवर्तक हैं 18 के, अपवर्तक है, और 18 अपवर्त्य है, ठीक है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैंने बोला कि 6 है, ठीक है। ये 6 क्या है, इसके अपवर्तक क्या, अपवर्तक की बात करेगा तो इसका हम भाग कर देंगे, यानी कि इसको तोड़ देंगे, 1 2 3 और 6 इस तरह से। अब इसका इनका अपवर्तक क्या है, 6 है, अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य, इनका अपवर्त्य क्या है, 6। जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं ना, वो संख्या हमारी क्या होती है, अपवर्त्य होती है, ठीक है। इस तरह से समझना है हमें। तो ये क्या है, 3 गुना 6 किसका है, 18 का। यहाँ 3 और 6 अपवर्तक हैं, अपवर्तक ही तो है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 क्या है, अपवर्त्य है ना, गुणज है। समापवर्तक क्या किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। इस प्रकार 48 64 72 के अपवर्तक हैं, ठीक है। 48 का 48 ये क्या है, अपवर्त्य, जो संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा अपवर्त्य है। और जिसके बारे में जो हम निकाल रहे हैं, 1 2 48 के कितने अपवर्तक हैं, ये हैं अपवर्तक। ये क्या है, हमारा अपवर्त्य, अपवर्त्य, और ये क्या है, हमारे अपवर्तक, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, इतना क्लियर है। उपरोक्त में से कौन सा समावर्तक समान है, 2 4 8 समान आवर्तक हैं, समान अपवर्तक को ही समावर्तक कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम यहाँ देखते हैं कि समावर्तक किसे कहते हैं, ठीक है। अपवर्तक तो हमारे ये निकल गए। अब इसमें ये सारे 3 संख्याओं के अपवर्तक निकाल लिए हमने, है। समावर्तक पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो अब तीनों संख्याओं के अलग अलग अपवर्तक निकाल लिए। अब इनमें से जो अपवर्तक समान है, तीनों में समान, तीनों में कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन नहीं है, ठीक है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है, और कोई कॉमन है, 12 कॉमन है, इसमें नहीं है कॉमन, इसमें है लेकिन, है ना, इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 16 है, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 24 है, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 48 है, 48 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे कौन से अपवर्तक समान है, ठीक है। जो अपवर्तक समान है किसी संख्या के, 2 या 3 संख्या के, उन्हें क्या कहते हैं, समावर्तक कहते हैं। 2 3 1 2 और 4 और क्या हो गया, 8, ठीक है। 1 2 4 8, ठीक है। एक तो सब में ही होता है, तो इसलिए हमने एक को यहाँ पे हटा रखा है, तो 2 4 8 ही बोल देंगे, और 1 2 4 8 ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समान अपवर्तक है ये, ठीक है। समान अपवर्तक या फिर समापवर्तक कहते हैं। समापवर्त्य किसे कहते हैं, ठीक है। समापवर्त्य हमने समावर्तक पढ़ लिया, अपवर्तक पढ़ लिया, समावर्तक पढ़ लिया, समापवर्त्य अपवर्त्य पढ़ लिया, ठीक है। अब समापवर्त्य पढ़ते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि समान अपवर्तक को समावर्तक कहते हैं, ठीक है, समावर्त्य कहते हैं। समावर्तक हो गया, अपवर्तकों के अपवर्तक जिसमें समान होते हैं, उन समान अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। अब ये समापवर्त्य किसे कहते हैं, ये बोल रहा है इसमें। जैसे 3 है, ठीक है, 3 का अपवर्त्य, यानी अपवर्त्य मतलब उसका क्या करना है, हमें गुणा करनी है, ठीक है। और 3 के मल्टीप्लाई कितने होंगे, 3, इसको छोटा नहीं करना है, बड़ा करना है, ठीक है। 3 6, 3 6 3 3 3 चौक 12 3 15 3 6 18, ठीक है। 3 संख्या दी हुई है, 3 6 9, ठीक है। जब हमसे समापवर्तक या फिर समापवर्तक पूछेगा, समापवर्त्य या समापवर्तक पूछेगा, तो वो हमें ज़्यादा संख्या देगा, 2 या 3 संख्या, ताकि हमको कंपेयर करके हम उसके समान समापवर्तक बता सकें, ठीक है। 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया, ठीक है। जब हमें छोटी संख्या देगा तो हम उसको बड़ा बनाएंगे, अब यानी कि जब अपवर्त्य पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये, इसको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, है ना। 3 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18, ठीक है। 6 के हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, इस तरह। 9 के हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तीन 27, ठीक है। अब इनमें से कौन से समान अपवर्त्य हैं, ठीक है। अपवर्त्य तो ये हो गए, समान कौन कौन से हैं, 6 हो गया, लेकिन तीसरे में नहीं है 6, ठीक है। 9 हो गया, 9 भी नहीं है। 12 है, 12 नहीं है, तीसरे में नहीं है, ठीक है। 18 है, 18 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इन तीनों का जो समापवर्त्य है क्या है, 18 है। उपरोक्त में 18 समान होने से अपवर्त्य है, ठीक है, समापवर्त्य है।
निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। प्रथम 5, ठीक है। प्रथम 5 यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि उसका मल्टीप्लाई पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, उसके गुणज निकल जाएंगे। गुणज मतलब उसके फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको, मल्टीपल्स, ठीक है। 3 के गुणज यानी कि 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। ये जो है अपवर्त्य ही तो हैं, ये 3 के अपवर्त्य ही तो हैं, ये आगे वाले अपवर्त्य कह लो या फिर गुणज कह लो, आई बात समझ में। गुणज कह लो, गुणज कह लो या अपवर्त्य कह लो, ठीक है। 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 7 के सभी अपवर्त्य या फिर गुणज, है ना, गुणज या फिर अपवर्त्य। 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। हमें 100 से ऊपर नहीं जाना है, अगर 100 से नीचे 100 से नीचे रहना है, ठीक है। 7 के, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 दूनी 35, 70 तक तो हम आराम से आ जाएंगे 7 के टेबल करके। फिर 70 में 7 जोड़ते रहेंगे, 70 में 77 में 7 जोड़ेंगे 84, 7 जोड़ेंगे 91 और 7 जोड़ेंगे 98, ठीक है। और 98 से ऊपर जाएंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा 105, जो कि हमारा क्या है, 100 से ज़्यादा है, लेकिन हमसे पूछा है 100 से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। एक संपूर्ण संख्या होने का क्या मतलब था, जो अपवर्तकों का योग है वो उस संख्या के दो गुने का होता है, ठीक है। उस संख्या का दो गुना होता है, अपवर्तकों का योग उस संख्या का दो गुना के बराबर होता है। किसी संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या के दो गुने के बराबर होता है। अपवर्तकों को पूछिए, ठीक है। अब ये संपूर्ण संख्या कब होगी, इनके अपवर्तकों का योग करने पर, ठीक है। अपवर्तक ये है हमारे, अपवर्तक 1 2 4 8, यानी कि इन संख्याओं से ये नंबर कट जाएगा, ठीक है, ये नंबर कट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ये संख्या, ये कह रहा है दिखाइए, यानी कि हमें प्रूफ करना है। अब इनको जोड़ूंगा, ठीक है, इनको जोड़ने पर मेरा क्या आएगा, 992 आएगा, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया, ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस करने पर हमारा 992 आ रहा है, ठीक है। 992 किसके बराबर है, इसके दो गुना, ये संख्या के दो गुने के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दो संख्या के दो गुने, 6 दूनी 12 का एक दो, 9 दूनी 18 का 19, ठीक है। 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करनी थी ना, 4 दूनी 8, ठीक है, मैं गलत कर दिया, ठीक है। गुना 2, ठीक है, 6 दो 12 तो 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 को जगह 19 और 2 चौक 8 और 1, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। 992 जो हमारा योग आ रहा है वो 992 ही आ रहा है, यानी कि इस संख्या के दो गुना आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, संख्या संपूर्ण संख्या है। कौन सी, ये वाली, ठीक है। जैसे हमने 6 का एग्जाम्पल लिया था वो, क्योंकि सभी अपवर्तकों का योगफल संख्या का दो गुना है, या तो ये एक संपूर्ण संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल एक या फिर स्वयं से ही पूरी तरह से विभाजित होती हैं, ठीक है। 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया। अभाज्य संख्या क्या 20 अभाज्य संख्या है, एक और इसी संख्या से कटना चाहिए, यानी कि अब ये 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं 17 की बात करूँ, 17, ठीक है। 17 क्या है, मेरी अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 17 से नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है। 17 है सिर्फ जो इसको काट सकती है, एक तो होनी चाहिए, एक और एक होनी चाहिए 17, यानी कि दो ही नंबर हैं जो 17 को खुद से काट सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है इसके अलावा, जैसे 13 से नहीं काट सकते, है ना, ऐसा कोई है ही नहीं नंबर जो इसको 17 से काट सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो खुद से, यानी कि उसी संख्या से और एक से कटती हैं, ठीक है। स्वयं से ही पूरी पूरी करती हैं, एक और स्वयं से ही पूरी पूरी करती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 11 19, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से, ठीक है। भाज्य संख्या यानी कि 8 से भी कट, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है। इस तरह से भाज्य संख्याएं हैं जो एक से भी कटेंगी और इसकी संख्या के 8 से भी कटेंगी और इसके अलावा 4 से, 2 से, इस तरह से भी कट जाएगी, ठीक है। ये होती हैं भाज्य संख्याएं जो डिवाइड हो जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4 6 8 आदि। ध्यान दें, संख्या एक ना तो विभाज्य है और ना ही अभाज्य। और ये जो एक है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक जो है भाज्य, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए हमें दो, कम से कम हमें दो चाहिए, ठीक है। दो क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए उसके, ठीक है, यानी कि डिवाइड करने वाले
तो मान लो एक, तो एक का तो एक ही रहेगा ना। अब इसमें दूसरी तो है नहीं कोई संख्या, है ना। और अभाज्य कैसे है, भाज्य कैसे है, भाज्य भी इसी तरह से, क्योंकि भाज्य के लिए दो से अधिक होने चाहिए, या तो वो स्वयं से कटना चाहिए या कोई और नंबर भी होना चाहिए। तो एक को हम ना तो भाज्य मानते हैं और नहीं अभाज्य, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, दो है, ठीक है। दो को क्योंकि हम एक से भी काट सकते हैं, दो से भी काट सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य संख्या भी दो ही है, ठीक है। अभाज्य और भाज्य संख्या क्या है, दो ही है। भाज्य संख्या भी, अच्छा भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या ही है, ठीक है, दो ही, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है हमारी सबसे छोटी, चार। क्योंकि क्योंकि चार को हम कैसे काट सकते हैं, दो से, एक से और खुद चार से, यहाँ पे दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे ना इसके। तो ये क्या है हमारी भाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो चार है। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। गुणनखंड बताने 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के पूछेगा तो 3 × 3, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ये अभाज्य संख्या ही तो है, तीन, तीन जो है हमारी अभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दो 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 और तीन है तो संख्या बताइए, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 12, ठीक है, 12 संख्या होगी। अगर गुणनखंड दिए हैं और संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। अभाज्य का मतलब जो उसके छोटे से छोटे, उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। 8 और 3 को हमने ऐसे लिखा, फिर 8 को हमने डिवाइड किया 2 × 4, ठीक है, 2 हमारा अभाज्य बन गया। फिर 4 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, 2 × 4, इसको ब्रेक कर दिया, फैक्टर कर दिया 2 × 4, ठीक है। अभी ये क्या हमारे अभाज्य हैं इसके। अब ये सब अपने अपने में अभाज्य है ना, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 79 यानी कि 79 की अनुवर्ती 79, ठीक है। 79 की अनुवर्ती संख्या यानी कि +1 कर दूंगा। अनुवर्ती पूछेगा या फिर उत्तरवर्ती पूछेगा तो +1 कर दूंगा, 80 हो जाएगी। 100 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब -1 कर दूंगा, ठीक है। -1 कर दिया तो 99 हो गया, 99 हो गया। क्लियर बात। 1005 की अनुवर्ती संख्या यानी कि +1 करना है। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती का मतलब है +1 करना है, ये ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, पुरानी या फिर पिछली। तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो 9 में से एक कट जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, लास्ट में। आ रहा समझ में। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या सबसे उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो जो एक जोड़ी हुई है वो उससे बड़ी होती है, ठीक है। और फिर उसमें एक जोड़ दें तो और बड़ी होगी। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्योंकि नंबर जो है ना अनंत तक होते हैं, इनफाइनाइटी तक होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल दो भिन्न अपवर्तक हैं, ठीक है। एक है तथा वह संख्या दूसरी संख्या खुद है, ठीक है, होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल दो भिन्न अपवर्तक, ठीक है, दो भिन्न अपवर्तक होने चाहिए, या तो एक हो और स्वयं वह संख्या हो। तो ये दो ही तो हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे इसका 11 19 का बोलूँ, ठीक है, मान लो 19 का बोलूँ तो 19 किसी और से थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, एक तो 19 से कट जाएगा और एक एक से कट जाएगा, है ना। तो एक तो वह एक हो गया और स्वयं वह संख्या हो गई, स्वयं खुद ये संख्या हो गई। तो ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जिसके दो से अधिक भिन्न अपवर्तक भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसके दो से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 4 को बोला था मैंने, 4 कैसे है, 4 एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। तो ये दो से अधिक अपवर्तक है ना इसके। तो ये क्या है हमारी भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या जो है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है। और 1 क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 2 हमारी क्या है, अभाज्य सबसे छोटी, और 4 क्या है हमारी भाज्य सबसे छोटी, ठीक है। पूछेगा तो बता देना भाई। और
भाज्य पूछेगा, बोले कि भाज्य सबसे बड़ी भाज्य संख्या कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक कितना ही ढूंढ लो कुछ नहीं मिलेगी। पूछेगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो पूछेगा ही नहीं। और अभाज्य भी नहीं पूछेगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि नंबर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, अनंत काउंटिंग तक है। छोटा ही पूछेगा, छोटी कौन सी है। भाज्य संख्या क्या है, वे संख्या है जिनके दो से दो, ये हो गया, ठीक है। संख्या एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। मैंने बताया ना कि ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य होने के लिए हमें दो से अधिक भिन्न अपवर्तक चाहिए, तो ये भाज्य नहीं है, क्योंकि एक का तो कोई और नंबर नहीं होगा जो मल्टीप्लाई या गुणा कर सके, इसको डिवाइड कर सके, ठीक है। और अभाज्य होने के लिए दो चाहिए कम से कम, उनमें केवल सिर्फ दो चाहिए, एक का भी। अरे जब हमें पता है सिर्फ एक का एक ही बन रहा है, तो ना तो वो भाज्य और ना ही अभाज्य है। दोनों में से किसी की कंडीशन सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ना इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताई दो है, और सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य ये हो गया अभाज्य संख्या दो, ठीक है। और भाज्य संख्या पूछेगा सबसे छोटी, तो चार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिवाइड करके देख लेंगे चार को, जैसे दो को ये अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो एक और दो फैक्टर बनेंगे इसके, चार के क्या बनेंगे, एक दो और चार बनेंगे, क्योंकि एक से भी कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा। तो ये क्या है, हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या चार और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो सह संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई कॉमन अपवर्तक गुणनखंड ना हो, ठीक है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह मतलब कॉमन, कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याएं सह अभाज्य तब कहलाती हैं जब उनमें एक के अलावा कोई और अवनिष्ठ अपवर्तक गुणनखंड ना हो, ठीक है, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो बोल रहा है, कहाँ थे हम, दो दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अवनिष्ठ अपवर्तक ना हो, ठीक है। जैसे 3 और 5 को ले लो, ठीक है, 3 और 5, अब इन संख्या में कौन सा कॉमन है, कोई कॉमन है 3 और 5 के अंदर, कोई कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, एक कॉमन है, यानी कि 3 के अंदर एक भी आता है, ठीक है, 5 के अंदर भी एक आता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्या है। थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे 2 और 8 मान लो, ठीक है, 2 और 8 अभाज्य संख्याएं हैं क्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या। तो 2 और 8 के अंदर देखो, 2 के अंदर एक आता है और 2 आता है, ठीक है। 2 के अंदर 2 के अपवर्तक कितने हैं, 2 का अपवर्तक क्या क्या है, 2 का अपवर्तक है 1 और 2, ठीक है। और 8 के क्या है, 1 2 4 और 8, ठीक है। अब इसके अंदर एक से अधिक है, एक से अधिक क्या है, कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य का मतलब है कि उसमें क्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य होने चाहिए, या फिर नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 14 कर दिया मैंने और मैं इसको 3 कर दूँ, ठीक है। अभी ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों अभाज्य हों या फिर भाज्य हों, इससे हमें मैटर नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि डिवाइड नहीं होना चाहिए आपस में, या फिर इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, या फिर कॉमन नंबर है उसका, इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 को फैक्टर करूँगा, 3 गुना 1 होगा, 14 का क्या होगा, 14 गुना 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है हमारा, 3 से ये कतई नहीं कटेगा भाई, 3 से 14 कतई नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या है फिर, इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, हमारी सह अभाज्य संख्या होती है। सह का मतलब होता है दो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हों तो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे 9 को हमने क्या किया था, डिवाइड गुणनखंड किया था, तो ये क्या है, हमारे अभाज्य ही तो हैं, 3 और 3 अभाज्य है गुणनखंड है, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। 15 की बात होगी तो 3 और 15
ये क्या है, 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड है ना। क्लियर बात, अभाज्य हमने पढ़ लिया। अब 35 की बोलेगा तो 35 की कैसे कर देंगे, 7 5 35, ठीक है। तो 7 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये को प्राइम भी है, ठीक है, यानी कि सह अभाज्य संख्या भी है। 7 गुना 5 क्या है, 7 और 5 सह अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 7 में और 5 में एक ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक कॉमन आ रहा है ओनली। अब मैं बोलूँ कि 10 और 25 क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। 10 और 25 सह अभाज्य संख्या है या नहीं, ये हाँ या ना में जवाब देना है, सह अभाज्य है या नहीं, ठीक है, ये तुम्हें बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना। अभाज्य संख्या गुणनखंड किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा। महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, इसे HCF जिसे बोलते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समावर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाज्य होता है, ठीक है। महत्तम समावर्त्य दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाज्य होता है, ठीक है। जैसे 16 32 80, ठीक है। तो महत्तम समावर्त्य इसका क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो इन सबको काट रही है, 16 सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है, ठीक है। तीनों से डिवाइड हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। अब मान लो कि 4 मान लो, 4 से भी तो डिवाइड हो जाएगी, अरे भाई ये 4 छोटी है, 16 16 से भी तो डिवाइड हो जाएगा सब, 4 तो छोटी है। मान लो कि चलो ये तो हो गया हमारा 16, ठीक है। और दूसरा बताता हूँ, जैसे क्या बोला था मैं, 35 35 हो गया, और इसको 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 और 35, ठीक है, 7 और 35 का महत्तम सामर्थ्य कौन सा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 7 का तो 7 ही रहेगा, और 7 को मैं थोड़ा ऐसे डिवाइड कर दूँ, यानी कि मैं देखता हूँ कि 7 में 7 भी कट जाएगा खुद से, और 35 को भी काट देगा, तो इसमें कौन सी है बड़ी, तो 7 ही तो है। यानी जब, अब मान लो 35 की बात करूँ, 35 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, 35 से ये 7 थोड़ी ना कट जाएगा, 7 से 35 कट सकता है, और 7 से खुद भी कट सकता है, आई बात समझ में। और 35 45, ठीक है। तो अब बताओ भाई, 35 और 45 इनमें से क्या HCF है इसका, HCF बताना है, यानी कि महत्तम समावर्त्य बताना है, मैं ऐसे बताना है, ठीक है। 35 और 45 का, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, 7 गुना 5 कर दूंगा, इसका क्या करूँगा, 9 पंजे 45 कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी कॉमन फैक्टर है जो मतलब कट सकता है, ठीक है। 7 पंजे 35 कर दिया मैंने, 5 मेरे को दिख रहा है, ठीक है, 5 इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, 5 से बड़ी कोई संख्या है जो दोनों में कट जाए, 10 कर दूँ, तो 10 का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, जो इससे कट जाए 10 इससे इससे, ठीक है। तो कॉमन क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। और 5 से छोटा करूँ तो कुछ क्या है, 5 से छोटा भाई 2 है क्या, 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा ये। 3 से करूँ, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 5 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को कॉमन है और दोनों से कट सकता है। मैसेज समझ में आ गया। समापवर्त्य क्या है, संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं, ठीक है। समान अपवर्त्य को समान समापवर्त्य कहते हैं। जैसे हमने देखा था 3 6 12, ठीक है। अब इनके क्या है हमारे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छः 18, ठीक है। और इसका देखें 6 एकम 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौक 24, ठीक है। इसका देखेंगे 12 एकम 12 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 12 ती 36, ठीक है। 6 6 चौक 6 ती 18 6 21 24 कर देंगे इसको, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे हम क्या कॉमन है हमारा, ठीक है। कॉमन क्या है हमारा, तो ये 24 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे 24 हैं, ठीक है, यही हमारा क्या है, समापवर्त्य, ठीक है। समापवर्त्य मतलब समान, ठीक है। समापवर्त्य मतलब समान, अपवर्त्य मतलब उसके गुणनखंड, उसकी मल्टीपल, ठीक है। क्लियर बात। लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, संख्याओं के समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही लघुत्तम समापवर्त्य
एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम बोलते हैं इसको। एलसीएम कैसे होगा, जैसे 2 5 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है संख्याओं के समावर्तियों में से सबसे छोटा समावर्ती। अब 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, ठीक है। अब हमसे पूछे 2 और 5, अब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, समावर्तीय, ठीक है। अब समावर्तीय हम जानते हैं 2 गुना 2, 2 कम 2, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा आना चाहिए जो कॉमन हो, ठीक है। 2 4, हम क्या निकाल रहे हैं, समावर्ती निकाल रहे हैं। 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 तो आता है 5 के में, ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है ना, तो 5 के में 5 10, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, सबसे छोटा पूछा है इसने, तो आगे जाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 20 आएगा, या फिर 15 तो आएगा नहीं, फिर इससे 20 आएगा, तो यहाँ भी 20 आएगा। तो हमसे छोटा पूछा है, छोटा तो यही है ना, लघुत्तम पूछा है ना, लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक होता है जो मैंने समझा दिया, ठीक है, कॉमन वाला, जो मतलब कॉमन संख्या जो उसको तीनों नंबरों को या दोनों नंबरों जितने नंबर दिए हैं उनको काट सके, पूरे पूरे को काट सके। और ऐसे ही क्या है, ये समावर्तीय होता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, 10 है, तो 2 और 5 का जो हमारा क्या है, 2 और 5 का एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक पूछेगा तो क्या होगा, 10 होगा। 35 और 45 का एलसीएम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 5 गुना 7, अच्छा, इसको हमें ब्रेक नहीं करना है, जैसे 35, इसको बोलते हैं 35, ठीक है, 45 दूनी 90, 45, ठीक है, 35 का लेते हैं हम, ठीक है। चलो 35 का क्या, मैं छोटा सा बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे 9 हो गया, 5 हो गए, ठीक है। 9 का हम अप 9 के हम अपवर्त्य निकालते हैं पहले, ठीक है। 9 एकम 9, 2 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 छक्के 54, इस तरह से। अब 5 का निकालते हैं, 5 का 5, 5 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, ठीक। 45 यहाँ भी आ रहा है, 45 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। 45 यहाँ भी आ रहा है, 45 यहाँ भी आ रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 45 होगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तीय। समापवर्तीय तो हमने ये निकाल लिए, देखो यही तो चीज़ हमें समझनी है, तो कि लघुत्तम समापवर्तीय हमने निकाल लिए थे यहाँ पे, जैसे लघुत्तम समापवर्तीय मैंने निकाल लिए यहाँ पे, देखो समावर्ती मैंने निकाल ली, समावर्ती निकाल लिया। अब इनमें से सबसे छोटा समावर्ती यानी कि समान, समान कौन सा है, इसका अपवर्ती निकाल लिया मैंने, इसका अपवर्ती निकाला। अब समावर्ती सबसे छोटा पूछ रहा है, तो वो हमें बताना है। पहले हमसे पूछ रहा था समावर्त्य, पहले हमने निकाले थे समावर्त्य कौन कौन से हैं, जो कॉमन थे वो हमने निकाल लिए थे। अब लघुत्तम पूछेगा तो लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। और महत्तम समावर्तक में महत्तम समावर्तक पूछता है, लघुत्तम समावर्त्य में लघुत्तम समावर्त्य पूछता है, ठीक है। उसे बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम सामर्थ्य बताना है, ठीक है। अब भाग विधि से कैसे बताना है, जब हम इस तरह से हमने कभी किए होंगे तो याद याद होगा तुम्हें, ठीक है, नहीं किए तो हम बता देते हैं। जब हम इस तरह से लघुत्तम भाग विधि का बोले तो एक साथ सबको भाग देते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 और 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा, ठीक है। जो ना कटे उसे छोड़ देंगे, और जो कट जाएगा उसे काट देंगे, ठीक है। अब जैसे 2 सत्ते 14, 14 कट जाएगा 7 बार में, 28 कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। 35 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, और 56 कट जाएगा तो 28 बार में, ठीक है। अब फिर से दोबारा करते हैं क्योंकि 2 से कट जाएंगे अभी और नंबर, ठीक है। 2 7 नहीं कटेगा तो 7 को छोड़ देंगे, 14 कट जाएगा 7 बार में तो काट दिया हमने, ठीक है। और 2 को हमने फिर से इसको ट्राई किया 35 से नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। और फिर 28 कट जाएगा, 28 कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। अब 14 अभी एक और बार आ रहा है तो हम 2 से फिर से करेंगे, 7 रह गया, 7 रह गया, 35 रह गया, 7 से काट देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से कट जाए, अब हम क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 वाला है, ठीक है। ये क्योंकि 35 जो है 5 से कट जाएगा, ट्राई करेंगे तो अब 5 से काटेंगे, 7 को ऐसे रहने देंगे, 7 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 7 बार में, ये कट जाएगा, ठीक है। अब 5
5 से अगर 7 को काटेंगे नहीं कटेगा, ठीक है, 7 को ऐसे ही रहने देंगे। क्या होगा, अब 7 से करेंगे, ठीक है, 7 से ये पूरा कट जाएगा एक एक बार में। अब ये जो हमारा ये है ना, ये जो है हमारे, इन तीनों इन सब की मल्टीप्लाई हमारी क्या होती है, लेस है निकलती है, ठीक है। ये जो हमने शॉर्टकट में ऐसे निकाला था उस तरह से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब जैसे 25 बोले और 35 बोले, ठीक है, मैं क्या करूँगा, क्या ये 2 से कट जाएगा, कोई नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से ट्राई कर लेता हूँ। 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 से कटेगा एक और बार, काट दिया, ठीक है। 7 को ऐसे ही लिख दिया मैंने, क्योंकि 7 नहीं कट रहा है। अब 7 से काटूँगा, क्योंकि एक तो पूरा कट गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। 7 एकम, इसको ऐसे लिख दूँगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब ये जो मेरा बन रहा है, ठीक है, ये इस 25 और 35 का क्या है, एलसीएम है। 5 गुना 7 करूँगा, 5 पूरे 25 सत्ते, ये जो भी आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। 7 पंजे 35 गुना 5, ठीक है, और 35 7 दूनी 14 और 185, ठीक है। हमारा क्या आंसर आएगा इसका, 185। आई बात समझ में, ये पूरा क्लियर है। दो अभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा, दो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का में से, ठीक है, 3 और 5, यानी कि ये दो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनका में से क्या होगा, में से मतलब महत्तम समावर्त है, ठीक है, जो इन दोनों में से कोई कॉमन है, ठीक है। महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक यानी कि में से, ठीक है। 3 और 5 का में से क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, 1 गुना 3 इसको कर देंगे, 3 गुना 5 कर, 5 गुना, सॉरी 1 गुना 5 कर देंगे, ठीक है, 1 गुना 5 कर देंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, जो मतलब दोनों से डिवाइड हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। एक है ना, 3 को काट देगी लेकिन 5 को तो नहीं काटेगी, 5 को काट देगी, 3 को तो नहीं काटेगी, तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या पूछ रहा था, मैं से पूछ रहा था, हमने बता दिया, ठीक है। एक है, ठीक है, जो दो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका में से क्या होता है, एक होता है। मान लो 7 और 9 क्या है, अभाज्य संख्याएं ये भी। तो जब भी हमें अभाज्य संख्याएं दिखें, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, उसका में से HCF क्या होता है, हमेशा एक होता है। मैथ का बहुत लंबा खिंचेगा भाई, मैथ को बहुत समझाना पड़ रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या होगा, दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, मान लो कि दो है, एक ये हो गया दो, ठीक है, और दूसरी क्या मान लिया, दो क्रमागत, मतलब दो क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक। सम संख्याएं और विषम संख्याएं जान लेते हैं पहले। सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं ये होते हैं 1 3 5, ठीक है, 7 9, और सम संख्या क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। जो दो से डिवाइड ना हो, यानी कि जो बाकी बची होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। आई बात समझ में। अब दो क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो दो से डिवाइड होती हैं, ठीक है, दो से डिवाइड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे दो क्रमागत संख्याओं का पूछ रहा है तो 2 और 4 मान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि क्रमागत सम संख्या 2 के बाद 4 ही आता है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो नंबर आता है उसे कहते हैं क्रमागत, ठीक है, और 2 के बाद 4 आता है सम संख्या। अब इसमें क्या है, कॉमन क्या है, इसको मैं करूँ 2 गुना 1 हो जाएगा और ये 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 2 है ना। कॉमन क्या है मेरा, जो दोनों संख्याओं में काट देगा, दोनों संख्याओं से। अगर मैं, ये क्या बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा है ना, महत्तम समावर्त है। अब बोलोगे भाई एक आ रहा है यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा, 2 गुना 1 करूँ, और यहाँ पे बोल रहा है 2 गुना 1, ठीक है। अब 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 1 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये महत्तम पूछ रहा है। अगर है हमारे पास महत्तम तो हम महत्तम निकाल देंगे, तो इसका जो कॉमन है वो 2 होगा, ठीक है। महत्तम सामर्थ्य क्या होगा हमारा, 2 होगा। किन्हीं दो सम संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य सम होगा या विषम होगा। किन्हीं दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्त सम होगा या विषम होगा, ठीक है, यही तो चीज़ बोली थी यहाँ पे। किन्हीं दो सम संख्याएं, हमने दो सम संख्याओं का क्या निकाला, मैं ऐसे निकाला, ठीक है, तो वो सम है ना हमारे पास, दो ही तो निकल के आया था। आई उसमें विषम होगा ही नहीं। एक सम और एक विषम संख्या का में से सम होगा या विषम होगा, ठीक है। एक सम मान लो कि 3 है, और दूसरी क्या है, विषम है, 4 मान लिया। अब इनका में से क्या होगा, अब
कोई ये 2 से तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये भाई एक सम है, एक विषम है, एक से ही कटेगा, ठीक है? तो एक से काट देंगे, ठीक है? तो क्या होगा हमारा? विषम होगा। एक क्या है हमारा? विषम है, ठीक है भाई? मान लो कि मान लो कि 3 है और एक 6 है, ठीक है? एक हो गया सम और एक हो गया विषम। अब मैं इसको क्या लिखूँ? 1 गुना 3 गुना, ठीक है? इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा 1, 2, 3 और 6, ठीक है? ये इतने नंबरों से कट जाएगा, ठीक है? और 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से कटेगा। अब इसमें जो क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो इसका जो मैस है, विषम संख्या और सम संख्या का मैस है। मैस है क्या है? इसमें महत्तम सामर्थ्य है, यानी कि 3 और 3, यानी कि 3 से कट जाएगा ये, और ये 3 इससे भी कट जाएगा, ठीक है? 6 से 6 कट जाएगा 3 से। तो अब जो 3 है मेरा, 3 क्या है? विषम है ना? तो ये वही पूछ रहा है, जो में से होगा वो क्या होगा? सम होगा या विषम? तो हमने बता दिया 3 क्या है हमारा? विषम है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? 5, 8, 12 का समावर्त्य बताना है, ठीक है? समावर्तक बताना है, ठीक है? 8 और 12, ठीक है? 5, 8, 12, क्वेश्चन 5, 8, 12, ठीक है? तो भाई ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, भाई साहब 1.5 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ज़िंदगी में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना ज़्यादा पढ़ें उतना हमें कम लगता है, और कम ही लगना चाहिए, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? हम कहाँ थे? आवाज़ गुणनखंड हो गया। अरे कहाँ चले गए हम? यहाँ थे ना। 5, 8, 12 के समापवर्तक। समापवर्तक का हमने क्या निकाला था? समापवर्तक का मतलब होता है उसका जो गुणनखंड है, ठीक है? 8 का हम क्या निकालेंगे? 1, 1, इसको ऐसे लिखते हैं, 8 को लिखा मैंने 1, 2, 4, 8, ठीक है? ये निकल के आ गया। और इसने 5 का नहीं दे रखा है यहाँ पे, लेकिन 5 का भी लिख लेंगे। 5 का क्या निकलेगा? 1, 2, सॉरी 1 और 5 निकलेगा, ठीक है? 1 और 5, ठीक है? क्योंकि 1 और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 1, 2, 4 और 8 से चारों से डिवाइड हो जाएगा। 12 का बोल रहा है तो 12 का देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये हमें पता होना चाहिए कि किस किस नंबर से 12 कट सकता है, ठीक है? मैं इसलिए तभी तो लिख रहा हूँ, ऐसे तुक्का नहीं मार रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि किस किस नंबर से कट रहा है 12, ठीक है? तो अब समापवर्तक पूछ रहा है ना। अब इसके इन तीनों के अपवर्तक निकाल लिए मैंने। समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन। एक जो है सब में कॉमन है, ठीक है? 5 कॉमन नहीं है और बाकी के इसके अंदर है ही नहीं। 5 के अंदर तो एक क्या है हमारा? एक क्या है हमारा? समापवर्तक है। ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ 5, 8, 12 दिया हुआ है तीनों का, तो हमें इस तरह से निकालना है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने 5 छोड़ दिया है, ठीक है? मान लो 5 हमने छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, तो इसमें से निकालना होता, तो हम क्या निकालते? 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया और 4 निकाल लिया, ठीक है? 1, 2 और 4 निकाल लेते, ठीक है? 5 के साथ करेंगे तो एक एक आएगा, और 5 को हटा के करेंगे तो 3 आएंगे। 1 और 2, 4, ठीक है? दोनों तरीके से बता दिए, जो भी है, ठीक है? अब क्वेश्चन हमें प्रश्न उसमें समझ के करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया है। टाइम देख लेते कितना हो गया, 12:15 हो गए, ठीक है? और हमारी वीडियो का टाइमिंग भी काफ़ी हो गया है, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ठीक है? खुश रहिए, ठीक है? टेक केयर, गुड नाइट।